नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सुप्रभात की शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। अमूल और इफ्को ने लहराया भारत का परचम। भारत के सहकारी आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धि। अमूल बना दुनिया का नंबर 1 कोऑपरेटिव। इफ्को दूसरे स्थान पर। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया भारत के लिए गौरव का क्षण। भारत की शिक्षा का विश्व में डंका। क्यूएस एशिया रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली समेत 7 भारतीय संस्थान टॉप 100 में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की खुशी। कहा सरकार युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर। नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का करेंगे अवलोकन। छत्तीसगढ़ के गठन के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर राज्योत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। राजनांदगांव में कार्यक्रम में लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान। उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट का करेंगे लोकार्पण। विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दिल्ली में भव्य स्वागत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। और श्रीलंकाई संसद के नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन में श्रीलंका की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत की विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में दिल्ली पहुंची। टीम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएंगे। दिल्ली पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। टीम होटल ताज पैलेस में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, जबकि जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव और स्नेह राणा ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी तालियों से इस ऐतिहासिक लम्हे का स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज इन खिलाड़ियों को विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार सुप्रभात में जो तमाम अहम खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अक्कू जी, बहुत मैं कहूँ खुशी के साथ, एक बड़ी मुस्कान के साथ आज सुप्रभात का जो आगाज़ हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार रात दिल्ली पहुंची है और आज सम्मान समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं टीम के साथ मिलकर एक तरह से जश्न मनाएंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। कितना गौरव का क्षण एक तरह से माना जाए, ये एक कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जिसे हम जी रहे हैं इस समय। इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये सोचिए। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, और साथ साथ में जब आपसे बात कर रहा हूं तो सचमुच आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। उन बच्चियों को, खिलाड़ियों को डांस करते हुए देखते हुए, उनका अति विश्वास, आत्मविश्वास चरम पर होते हुए देखते हुए। और वो देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक बड़ा पक्ष, पुरुषों से भी ज्यादा बड़ा पक्ष, पुरुषों से भी ज्यादा बड़े फैसले लेने वाला पक्ष अगर कहीं जीतता हुआ नजर आता है, और वो किसी मैदान पे हो, खेल के मैदान पे हो, समाज के मैदान पे हो, बाकी जमीन पे हो, अंतरिक्ष में हो, कहीं कुछ करती हैं, तो बिल्कुल गौरवशाली क्षण होता है। और भले ही हम परसों नरसों जीते हों, लेकिन आज तक, और खास तौर से अब जब देश की धरती पर उनका आगमन हुआ है और वो आए हैं, और फिर
उस उसी के बाद बराबर ऐसा कब होता रहा है? अगर हाल के कुछ वर्षों को छोड़ दो, कोई जीत हो, कोई लम्हा हो और उसको प्रधानमंत्री ने ना स्वीकारा हो, बड़े से ना मनाया, स्वीकारा ही नहीं, बड़े से मनाया ना हो और वो मनाना अपने आप में पूरे देश के खिलाड़ियों को, पूरे देश के समाज को, हर पक्ष को एकदम से बिल्कुल शीर्ष पर ले जाता है। तो वो जो शीर्ष पर ले जाने की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, वो और किसी राजनीतिक में नहीं है, किसी कूटनीतिक में नहीं है और वो इन सबको उस पल को जीने के लिए नहीं होती है। उस पल को और बड़ा करने में होती है, उस पल को और विशाल दिखाने की होती है और उस पल को गौरवशाली भविष्य की और ले जाने की होती है। वो गौरवशाली पल जो है हमेशा बना रहे, बनता नहीं, हमेशा कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो उत्साह जो है, वो बहुत बड़ा होता है और उस उत्साह में हमारी खिलाड़ियों का जीतना, हमारे कप्तान हरमन का अपने आप में वो जो उनकी यात्रा रही है, वो बहुत अजीबो-गरीब रही है। एक कारपेंटर की बच्ची कहाँ से होते हुए और कितने लंबे संघर्ष के बाद वो पा रही है। तो वो आपको पूरा हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट हमने कर दिखाया है और आगे भी हम करते रहेंगे। ये क्षण है आज का और मैं निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, उनका स्वागत ही नहीं कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने देश को इस लायक बनाया है और सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को भी कि उन्होंने इस गौरवशाली पल को जीने की कोशिश करेंगे वो, कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उनको ये विश्वास देने के लिए कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आगे भी और करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने बिल्कुल। जैसे पहले कहा कि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन खेल में जी रोमांचित होता अक्कू जी। हूँ और फिर वो आज सब पूरा देश हो रहा है। बिल्कुल। जी। अक्कू जी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, अपने आप में माइलस्टोन विक्ट्री तो है ही, लेकिन जिस तरह से संघर्ष की कहानियां हमारे सामने आई हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे चुनौतियां विमेन क्रिकेट टीम ने भारत में भी झेली हैं, जबकि क्रिकेट को यहाँ बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है इस खेल को। लेकिन विमेन क्रिकेट टीम की जब बात आई तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रही, अंडर फंडिंग रही, लिमिटेड विजिबिलिटी रही और फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात रही। जब हम कंपेयर करते हैं तो विमेन क्रिकेट को लेकर उतना बड़ा सपोर्ट हमें पहले नहीं दिखा, जिन्हें हम हाल के सालों में देख रहे हैं और अब इस विक्ट्री ने तो एक तरह से पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो ये जो स्ट्रगल की कहानियां हैं और अब जो रिकग्निशन इसके बाद मिलेगा और जिस तरह का मोटिवेशन बाकी खिलाड़ियों में आएगा, वो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, ये पिछले कुछ वर्षों में बीसीसीआई ने और जब इन लड़कियों के बारे में ये हुआ कि इनको सुविधाएँ उतनी दी जाएँगी और एक पैरिटी जो समानता है भारतीय क्रिकेट टीम के बराबर, वैसे ये बात भी सच है। मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि वो समानता अभी पूरी तरीके से बिल्कुल। नहीं आई है। लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ है। उनको अब टेस्ट मैच के अलग तरीके के पैसे मिलते हैं, 4-6 8 लाख रुपए मिलते हैं। 20 T20 के भी पैसे ठीक-ठाक मिलते हैं। वनडे के पैसे ठीक-ठाक मिलते हैं और उससे भी ज़्यादा उनको जो मान-सम्मान मिलता है, जो लोगों को करियर को लेकर के होता है, अभी से पहले किस बार मुझे एक मौका बताया जाए कि पूरी टीम को 51 करोड़ रुपए मिले हों? नहीं मिलते हैं वो। ये बात है कि पहली बार हम जीते भी हैं, लेकिन उसके पहले उनकी तैयारियों को ये वो लड़कियाँ आज से 12-15 साल पहले होता था कि ये स्लीपर कोच में जाती थीं। इनको जीतने-हारने के बाद भी कहीं पे जब भी कुछ चाहे वो टेस्ट मैच जीतें या किसी देश के साथ कुछ और करें, तो इनको वो सुविधा भी नहीं मिलती। आज जिस ताज होटल की हम आप बात कर रहे हैं, जी। 5 सितारा होटल की, उसके पहले वो उनको सुविधा नहीं मिलती थी। बिल्कुल। 5 सितारा ताज में जाना और इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी होंगे आप अगर मतलब गिनवाने की कोशिश करें, 80% खिलाड़ियों ने ताज होटल नहीं देखा होगा। हम्म। और सही बात वो है। उनका गौरव
का क्षण, उनके माँ-बाप का क्षण, उनके समाज का क्षण, वो उनको बहुत ऊपर ले जाता है और धीरे-धीरे ही हुआ है ये। अभी जब बीसीसीआई के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष ने इस तरीके की घोषणा की और जय शाह ने उनको सुविधाएँ देने की बात की, उनको आर्थिक संरक्षण देने की बात की, राज्य सरकारों ने नौकरियों देने की बात की। तो ये सब एकदम से ऐसा होगा कि आपने बीज डाला और छोटे-छोटे पौधे जो निकल रहे थे, वो एकदम से पुष्पित पल्लवित हो जाएँगे हम्म। और वो इतने पुष्पित पल्लवित होंगे कि एक पेड़ का रूप लेने लगेंगे, जवान हो जाएँगे और उसमें आपको फल नज़र आने लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो दौर है, अपने आप में बहुत गौरवशाली है और मैंने जैसे पहले ही एक घटना का ज़िक्र किया कप्तान का, वो खिलाड़ी जिस वर्ग से आती है, वो अकेली नहीं है। उसमें ऐसी कम से कम 6-7 खिलाड़ी ऐसी हैं, जो लोअर मिडल क्लास के क्लास को से आती हैं। उनकी जो उनके पलने बढ़ने की खेप है, वो बहुत ही मुश्किलात से हुई है। बहुत ही चाहे वो झारखंड की हुई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार जी के जी। किनारे से हुई हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है और ये इंसेंटिव जो है उन्हें बहुत आगे ले जाएगा और उनसे ज़्यादा पूरे महिलाओं को आगे ले जाएगा। हम्म। उनमें एक कॉन्फिडेंस देगा। आज जो होड़ क्रिकेट में लड़कों में है युवा खिलाड़ी युवा बच्चों में है, वो इनमें होने लगी है और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो पहले ये होता था कि अरे यार 15-16 साल के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लो, थोड़ा बहुत वो अपने करियर की सोच लें, नहीं सोच पा रहे हैं तो चलो 2-3 साल बाद शादी करो। वो अब सब बंधन दूर हो गए बिल्कुल, हैं। बहुत हरमनप्रीत बहुत खुद बड़ा का उदाहरण यही इंस्पिरेशन। था। बार-बार वो कहती बिल्कुल, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन इस टीम के ज़रिए पूरे देश को मिला है। अक्कू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम और ख़बरें हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी है और आगे अगर ख़बर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेजर आर्क बिशप राफेल थाटिल के नेतृत्व में सिरो मालाबार चर्च के वरिष्ठ बिशप के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख मेजर आर्क बिशप मार राफेल थाटिल, आर्क बिशप डॉक्टर कुरियाकोस और अन्य वरिष्ठ चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। बैठक में ईसाई अल्पसंख्यकों के कल्याण और भारत के सामाजिक और विकासात्मक ढांचे में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका राज्य का पहला दौरा होगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति नवा रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित रजत महोत्सव समारोह भी शामिल है। आज सुबह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को रायपुर स्थित राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति सेंध झील नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा पेश किए जाने वाले एयर शो का अवलोकन भी करेंगे। उन्नीस में गठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपनी सटीक उड़ान और शानदार हवाई प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उपराष्ट्रपति आज दोपहर लगभग 2 बजे राजनांदगांव में उद्याचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम के वक्त नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर वो अपना दौरा संपन्न करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कोयम्बटूर के मेट्टूपालयम के निकट उन्नीपालयम गांव में स्थित करुपयार स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये विशेष दिनों पर पूजा होती है और इस दौरान आसपास के गांव में बड़ी संख्या में भक्त देवता के दर्शन के लिए आते हैं। हर महीने पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा और दीप पूजा का आयोजन होता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने
करुप्पायार स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उन्होंने सभी की शांति और समृद्धि के लिए दिव्य आशीर्वाद भी मांगा। इस विशेष पूजा में 10,008 महिलाओं ने भाग लिया और दीप जलाए। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां उपस्थित लोगों से मुलाकात की और सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम स्थित प्रतिष्ठित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र की सेवा के लिए चिकित्सा विज्ञान और जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी के संयोजन में संस्थान की 40 वर्षों से अधिक की विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने संस्थान की भूमिका को एक ऐसे प्रमुख मॉडल के रूप में रेखांकित किया और स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकास में इस संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में अनुसंधान और नवाचार की भूमिका पर जोर दिया। In front of every device what you have developed, that is great achievements, and I am sure this represents a translation of nearly 50 medical devices. I am pleased to state that high-risk medical devices that are either implanted in or used on the human body have been translated, and it is available very much in the market. This is the success story of the research. Wherever I go, when I was the Vice Chancellor, I was the Chancellor of many universities. Wherever I go, agricultural university, they will say, we have invented this seed, that seed, they will take this variety, that variety. Finally, I ask them only one thing. How much you are in touch with the farmers? How many farmers have benefited out of your invention? That is what the real impact on the agriculture, that is the success story of your university. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरुवनंतपुरम में अच्युता मेनन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के संकाय और स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित चिकित्सा उपकरणों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ये संस्थान भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो एकीकृत चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उन्नत स्वास्थ्य सेवा में अपने अग्रणी योगदान के लिए प्रसिद्ध है। भारत के लिए एक बार फिर गौरव का क्षण है। भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एशिया के शीर्ष शिक्षण 100 संस्थानों में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। मंगलवार को घोषित क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर शीर्ष 100 एशियाई संस्थानों की सूची में शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली इस बार एशिया में 59वें स्थान पर रहा है और भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर। इसके पीछे मुख्य कारण फैकल्टी का उच्च शैक्षणिक स्तर, वैज्ञानिक प्रिंट पेपर्स की संख्या, नियोक्ता प्रतिष्ठा भी है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी टॉप 100 में शामिल हैं। इस वर्ष 59वें स्थान पर रहने वाले आईआईटी दिल्ली को लगातार 5वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया। लंदन स्थित रैंकिंग एजेंसी क्यूएस ने ये जानकारी साझा की, रैंकिंग साझा की और कहा कि भारत के कुल 7 संस्थान टॉप 100 में, 20 संस्थान टॉप 200 में और 66 संस्थान टॉप 500 में शामिल हुए हैं। ये उपलब्धि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, शोध क्षमता और वैश्विक पहचान को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिपोर्ट का लिंक साझा किया और लिखा
कि पिछले एक दशक में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखकर खुशी हुई। हमारी सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरे भारत में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाकर इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता का निर्माण भी कर रहे हैं। अक्कू जी हमारे साथ बने हुए। अक्कू जी, एक ऐतिहासिक क्षण की हमने पहले बात की और ये भी अपने आप में कम ऐतिहासिक क्षण नहीं है जब हम देख रहे हैं कि 7 संस्थान टॉप 100 में है, और जब हम टॉप 200 और टॉप 500 की बात करते हैं तो भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है कहीं ना कहीं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। ये कितना ऐतिहासिक क्षण? निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत बड़े संकेत देते हैं। हम लोगों पे ये आरोप रहा है और पिछले कुछ खासतौर से शुरुआती 5-6 दशकों में कि हम लोग जो हैं वो रिसर्च पे बहुत सारा काम नहीं करते हैं और उसकी तरफ कोशिश भी नहीं करते हैं। ये बात सही है कि जो देश के पहले 7 आईआईटी हुआ करते थे, जिसमें अब तो खैर ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ 7 हुआ करते थे आज से 15-17 साल पहले, और उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद जब ध्यान देना शुरू हुआ तो आईआईटी और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहले आरईसी के नाम से हुआ करते थे, उन सब में जब एनआईटी बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया, ये सिलसिला लगभग 20 साल से शुरू हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के आने के बाद, और धीरे धीरे उसमें और बड़ा विस्तार होता गया। फिर उसके बाद आईआईटी को ले गए और बहुत सारा, और आईआईएम के लेकर के बहुत सारा हुआ। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी जरूरत होती है उसकी बिल्डिंग और पढ़ाई लिखाई, बिल्डिंग के अलावा पढ़ाई लिखाई और रिसर्च। पढ़ाई लिखाई और रिसर्च के काम में आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मद्रास, ये सब बहुत आगे रहे हैं। लेकिन अब उस पे जो फोकस बढ़ने की वजह से आप देखते होंगे, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो कई और ऐसे काम हो जिसको लगता नहीं होगा आपको कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यहाँ की रिसर्च से, यहाँ के काम से लोग जोड़े जाते हैं और वो उनकी रिसर्च चाहे वो रेलवे का डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो कोई और चीज हो, उसमें वो बहुत भागीदारी निभाते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमें आमतौर पे बहुत जल्दी जल्दी नहीं समझ में आता है कि इतने बड़े काम हैं, जब वो प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, रिसर्च के मामले में आते हैं। और अब आईआईटी तो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशंस को लेकर के, नए सुधार को लेके, नवाचार को लेकर के, जो सामान्य आदमी को बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसके रिजल्ट आते हैं, कोरोना काल में आप देखिए आईआईटी कानपुर ने जो बड़ा काम किया वहां पर उसके प्रोफेसर, तब वो उसके डिप्टी डायरेक्टर थे, आजकल डायरेक्टर हैं, मनिंद्र अग्रवाल ने, उन्होंने तो पूरी घोषणाएं, पूरा तरीका तौर, उन सब के बारे में बताना शुरू किया और जो बहुत फलीभूत हुए, उससे बहुत लाभ हुआ हमको। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। इसी तरीके से वो विभिन्न सरकारों को जब राय देते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो एक दूसरा और बड़ा काम होता है। कई काम वो सामाजिक संरचनाओं के लिए करते हैं, समाज में आने वाले दिनों के लिए करते हैं, और अब तो एआई से जुड़ करके वो और भी बड़े काम करने की कोशिश में हैं। ये सब संस्थान बहुत ही बधाई के पात्र हैं और कि उन्होंने अपने आप को उच्चीकृत किया है, लेकिन सामाजिक रूप से स्वीकारता भी उनकी बढ़ेगी। और ये सामाजिक रूप से स्वीकारता, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 25-30 साल, 25 साल 20 साल जो हैं बड़े गौरवशाली रहे हैं। और जिन बच्चे जो इसमें आईआईटी में जा रहे हैं, खासतौर से पिछड़े समाज के, बिल्कुल दलित समाज से, और बहुत सारे उभर के काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उनको और परिष्कृत करते हैं और योग्य बनाते हैं। अब हमारा ये काम होगा, सरकार का ये काम होगा कि इन लोगों को देश में ही रख करके उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि इनको विदेश जाने की जरूरत नहीं हुई हो, और जो ड्रेन आउट होता है वो नहीं होने पाए। और उनको हम अगर पनपा रहे हैं,
पुष्पित, मैं फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, तो वो उनको पेड़ बनता हुआ भी हमें देखना चाहिए और उसके फल भारत खाए। भारत ऐसी स्थितियां बने कि उसमें से जो रिसर्च हो, चीजें हो, वो भारतीय रूप में निखरे, भारत को, देश को, उसको बड़ा से बड़ा लाभ हो। ठीक है। जी। और जैसा आपने सबसे पहले रिसर्च का जिक्र भी किया अक्कू जी, हम देख रहे हैं कि बड़ा एक तरह से फंड जो रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा जिसकी कमी मानी जाती थी, अब हम बड़े बड़े फंड्स की घोषणाएं अनुसंधान के लिए होते देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं जो खासकर स्टेम क्षेत्र हैं उसमें एक तरह से जो भारत की तकनीकी शिक्षा या खासकर स्टेम की बात करें, क्या हम माने कि अब वैश्विक स्तर पर वो नए मानक स्थापित कर रही है? और साथ ही हम कह सकते हैं कि क्या ये सुधार हमें धीरे धीरे जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से वो हमें करेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा काम करना बाकी है। अभी इसमें संतोष होने की जरूरत नहीं है। अभी रिसर्च के लिए जितनी बड़ी टीम, और खास तौर से अब दुनिया में जिस तरीके से एआई ने अपना आगे बढ़ी है, और उस हमले को हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी झेला है, लेकिन अब हम जैसे काउंटर करते हैं। अब अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी होनी चाहिए कि हम पीछे रोक दें, जैसे कि अभी हमने युद्ध में, हाल में हुए युद्ध में दिखाया है। तो हमें भी अब इनको इतना मतलब समर्पित इनके लिए सरकार को होना चाहिए, इनकी जरूरतों के लिए होना चाहिए, समाज को होना चाहिए, इनको मान्यता देने को लिए होना चाहिए कि वो आगे बढ़ करके बहुत सारा, इनको जो जरूरत हो रिसर्च के लिए, जैसी जरूरत हो, अभी मैं मानता हूं कि वो समुचित नहीं है मेरे हिसाब से, उसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। और वो बढ़ाने के लिए सरकार को और समाज को भी, खास तौर से जो बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उनको यहाँ पर जा करके अपने ज्यादा से ज्यादा सहायता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहिए और आगे बढ़ने की बात की जानी चाहिए। और ये आने वाले दिनों में होगा, ऐसा नहीं है, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर पिछले 10-12 साल में बहुत तेजी से इसकी शुरुआत हुई है, नई शिक्षा नीति के तहत उसमें बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी मेरा मानना है कि बहुत सारा काम होना बाकी है। बिल्कुल अक्कू जी, और इसमें छोटा सा अगर एक हाईलाइट हम कंपैरिजन के तौर पर देखें, क्योंकि आपने कहा कि एक बहुत लंबा रास्ता में तय करना है, बिल्कुल सही बात है, हमें बहुत कुछ करना है शिक्षा के क्षेत्र में और लगातार इसे लेकर रिफॉर्म्स और बहुत बड़े कदम जारी भी हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम कुछ और देशों से कुछ और सीख पाए या हम अपनी उपलब्धि को कैसे आके, तो जो हाईलाइट्स इसमें हैं उसमें कहा गया है कि 54 यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की तरफ से रही है। और एक तरह से अगर मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंपनी के तौर पर देखा जाए तो दुनिया में चौथा स्थान भारत का है। पहला स्थान जाहिर तौर पर यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स 192, फिर यूके की अगर हम बात करें तो 90, और उसके बाद चाइना 72, और फिर चौथा स्थान कहीं ना कहीं भारत का आता है। तो अपने आप में इसे आप कितना बड़ा एक नई दिशा की ओर जाता कदम देखेंगे? हालांकि हम जानते हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चाइना, अगर हम एशिया की बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनसे हम काफी कुछ सीख भी सकते हैं। देखिए, मैं दक्षिण कोरिया एक अपेक्षाकृत छोटा देश है, लेकिन चाइना देखिए आप, चाइना हमारे उससे कई मेल नहीं खाते हैं, लेकिन जो उसने रिसर्च में काम करना शुरू किया, उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया, आज अमेरिका ऐसा देश उससे घबराता है। आज वो बड़े विशाल तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है और फिर उसमें रिसर्च में जितना बड़ा काम करने लगता है। आप दुनिया की कंपनियों को जब देखने लगेंगे तो चाइनीज कंपनियां, जिनको आज से 10-12-15 साल पहले, 10-12 साल नहीं, 15 साल पहले हम ये मानते थे कि डुप्लीकेट चीजें होंगी, लेकिन आज वो अपने, उनके मॉडल, उनकी अपनी उपलब्धियां विश्व के पटल पर दिखती है। तो वो विश्व के पटल पर हमें दिखने की ओर जो हमारे कदम हो चुके हैं। अब आप रक्षा क्षेत्र में देखिए कितना बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप
जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखिए हम लोग बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं और बहुत बड़े ऐसे काम कर रहे हैं जो नज़र भी आते हैं, ऐसा नहीं है। उपग्रह से लेकर के और धरती से लेकर के और ऊपर तक इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल्स को लेकर के। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आम आदमी को नज़र आते हैं। तकनीकी रूप से कई काम ऐसे हैं जिसको हम सबको बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे होंगे, जी, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो काम को एक विजुअल काम हो, उसको भी जैसे पहले लोग कहते थे जी। आप काम कर रहे हैं, दिखना भी चाहिए, दिखे भी। और दूसरा जो देश की सुरक्षा, देश की संरक्षा और पूरे समाज की संरक्षा और फिर विश्व बंधुत्व के लिए भी हमारा ओपन होना हुँ, चाहिए। जैसे क्या है, अभी आप बहुत छोटा सा है जो डायरेक्ट पेमेंट को लेकर के है, वो हमने शुरू करके बहुत दुनिया को दे रहे हैं हम, बिल्कुल, तो इससे उपलब्धि क्या हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल, इससे बिल्कुल गौरवान्वित अकुल, हो सकते हैं और ये काम ऐसे हैं जो सामने दिखते हैं। बहुत बिल्कुल। सारे काम, सैकड़ों काम, मेडिकल के क्षेत्र में काम आपको करना है और आप वो करके देश को ही नहीं सुरक्षित करते, पूरे दुनिया को सुरक्षित करते हैं, समाज को सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल। 2015 में 11 यूनिवर्सिटी थी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में थी और आज जब हम ये रैंकिंग 2026 को लेकर आई है तो कहीं ना कहीं 54 हम यूनिवर्सिटीज़ इसमें देख रहे हैं, संस्थान देख रहे हैं भारत की तरफ से। एक बड़ा कदम है, लेकिन जाहिर तौर पर लगातार सुधारों की ज़रूरत है और एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आया है और समय के साथ इसमें और सुधार होता हम देखेंगे। आपको जी अगली खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो जुड़ी हुई एक स्वर्णिम अध्याय से, एक और स्वर्णिम अध्याय से, और भारत के सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं बड़ा कदम है जिसमें एक और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया गया है। विश्व स्तर पर सहकारी समितियों की नई विश्व रैंकिंग में भारत की दो प्रमुख संस्थाओं अमूल और इफ्को ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी अमूल पहले स्थान पर है और इफ्को ने दूसरा स्थान हासिल किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी अमूल को वर्ल्ड लेवल पर पहली रैंक मिली है। अमूल ने इफ्को को पछाड़ते हुए नंबर 1 की रैंक हासिल की है। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने इसकी घोषणा की। इस सूची की घोषणा कतर के दोहा में आईसीए CM50 सम्मेलन में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है और अमूल और इफ्को को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, अमूल और इफ्को को दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में पहले 2 स्थान प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। यह अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं और इफ्को में योगदान देने वाले किसानों के अथक समर्पण का सम्मान है। ये सहकारी समितियों की असीम क्षमता का भी प्रमाण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के एक वैश्विक मॉडल के रूप में इसे परिवर्तित किया जा रहा है। अक्कू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्कू जी, अगर देखें कि अमूल का दुनिया में नंबर 1 कोऑपरेटिव बनना और इफ्को का दूसरे स्थान पर आना, एक तरह से हम इसे क्या माने, ये आर्थिक सफलता के तौर पर देखें या सामाजिक आंदोलन की सफलता? मैं इसे आर्थिक सफलता से ज्यादा इसे सामाजिक आंदोलन और सामाजिक रूप से जो दबे हुए नीचे हुए जो लोग थे उनको धीरे धीरे बढ़ते हुए और एक बड़ी ताकत के तौर पे बढ़ते हुए। अमूल सिर्फ वो नहीं है कि हर इवेंट में एक बहुत बढ़िया सा ऐड दे दे और उसको हमारे मक्खन से किसी ना किसी तरीके से जोड़ दे। अमूल ने जो काम गुजरात में शुरू किया, कुरियन साहब के नेतृत्व में जब वो शुरू हुआ, अभी कुछ ही वर्ष पहले वो देहावसान हो गया उनका, लेकिन उस आदमी ने जिस विजनरी तरीके से उसको शुरू किया और जैसे छोटे-छोटे गाँवों से लेकर के दूध के उत्पादन को जोड़ा, रखा और फिर उसको वर्ल्ड वाइड फैलाया। आज उसकी जो आर्थिक क्षमता है, जो उसका फ़ायदा सब गुजरात के किसानों को और बहुत बड़े किसानों को मिला, फिर धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अमूल जो है, वो गुजरात में है। उसकी शाखाएँ, उसका उत्पादन, उसका संरक्षण, उसका संवहन, वो सब पूरे देश में और विश्व में हो रहा है और यही मॉडल जो है कई देश अपना रहे हैं। बांग्लादेश ने अपनाया है, श्रीलंका ने अपनाया है, बाहर जो ब्राज़ील वगैरह हैं, जहाँ जो इस मामले में काफ़ी आगे माने जाते हैं, उन्होंने अपनाया है और अमेरिका तो तय बात है कि वो चीज़ों को पहले से बहुत ज़्यादा करता रहा है। लेकिन अब
जो हमारा अमूल, जो अपना अमूल, हमारा बजाज की तरीके से हमारा अमूल जो है वो बिल्कुल उभर के सामने आना एक बहुत बड़ा गौरवशाली काम है। दूसरा, इफ्को का जो काम है, वो इफ्को का काम आपको सामने नजर नहीं आता है, ना ही उसको आप देख सकते हैं उस तरीके से। लेकिन किसानों को जो सुविधाएं देने का, यूरिया से लेके जितने उर्वरक का काम और जो उससे जुड़ी हुई चीजें, और छोड़ दीजिए वो शायद आप लोग कितने लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन वो जो खाद तक देने का काम उसका होता है, जो हम सब लोग जो जो थोड़ा बहुत भी अगर अपनी क्यारियों का या अपने लोकल गार्डन्स को देखने वाला काम करते हैं तो उसको पता लगता है कि इसको उसमें बहुत सारा उपलब्धि हासिल कर रहा है। और खाद की कमी को दूर करने की दिशा में जितना, खाद कह रहा हूँ, यूरिया को या उर्वरक को कमी करने को दूर करने की दिशा में जितना बड़ा काम इसने किया और जितनी तेजी से किया है, वो शायद ही कोई संस्थान कर पाया हो। इसलिए इफ्को को बहुत बहुत बधाई। और इफ्को में जो आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया वो पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ देश को आर्थिक समृद्ध रूप से या खाद्यान्न के रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाना हमें, बल्कि वही दिशा हमें पूरी दुनिया में दिखानी है कि कैसे कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा काम जो है किसानों को करना होगा, जो अपनी रूढ़िवादी तरीके से की जाने वाली जो खेती है उनको उनसे हट करके नए नए काम करें। और उसमें इफ्को और संस्थाएं जो हैं, चाहे वो जितनी भी जुड़ी हुई हैं उसकी जी। वैज्ञानिक संस्थाएं, हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं जो जुड़े हुए कृषि से जुड़े हुए, वो उसमें सहयोग करके आगे लेके आए और किसानों को ये विश्वास हो कि हम गेहूं चावल के अलावा भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत उत्पादन कर सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी क्या है, अभी तो जी, सिर्फ जी अकुल। पंजाब हरियाणा में जो गेहूं आता है या किया जाता है, वो अन्य देशों के भी जगहों का, बिहार यूपी का भी वहां आकर के बिकता है, क्योंकि एमएसपी को लेकर के होता है मामला। अब उससे ज्यादा बड़ा काम हर जगह होना चाहिए, ताकि लोकली उसको उठाया जा सके, उसको पूरे देश में बांटा जा सके, उसकी चेन ऐसी बननी चाहिए ताकि जी, तो अकू वो। जी बहुत संक्षेप में अगर आप बताएं कि ये जो परिणाम है, ये सहकारी ढांचे की मजबूती का संकेत है या नीतिगत सुधारों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है? बहुत संक्षेप में देखिए, अगर आप बताएं। बिल्कुल, सहकारी आंदोलनों को, और अभी जब पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना दी है, वो सहकारी संस्थानों की उपलब्धि है ये। उस पर फोकस की उपलब्धि है। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह की उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने फोकस देखा इसमें और इसमें देश की प्रगति देखी है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक मामला है ये। इसमें देश की प्रगति देखी जा रही हाँ, है और उस प्रगति को पूरे समाज को पहुंचाने की बात हो रही है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल एक अलग और मंत्रालय हमने पूरा सहकारिता मंत्रालय बनते देखा हमने। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा के लिए अक्कू जी। आगे की खबर अहम है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है, इसलिए शिक्षा से न केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास होता है, बल्कि उनकी नैतिक शक्ति और चरित्र को भी इससे बल मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि हमें विनम्र बनाना और समाज और देश के विकास में योगदान देना भी सिखाती है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वो अपनी शिक्षा वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा कि यही सच्चा धर्म है जो उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करेगा। आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा तो समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही सच्ची धर्म है।
जिसे निभाकर आपको सुख और संतोष मिलता है। श्रीलंका की संसद में नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में संसद भवन का दौरा किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका की संसद में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा का भारतीय संसद में स्वागत किया और इसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव, आपसी विश्वास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जो भारत श्रीलंका संबंधों की नींव है। उन्होंने कहा कि जुड़ाव दोनों देशों की साझी विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों की समृद्धि के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन में श्रीलंका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय सहयोग को कहीं न कहीं स्थिरता और इसे और मजबूत करती है। भारत श्रीलंका की प्रगति और आर्थिक स्थिरता का एक विश्वसनीय साझेदार है। ऊर्जा, नवाचार, कनेक्टिविटी, फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और बहुदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक संवाद की सशक्त आधारशिला है और भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह के गठन से दोनों संसदों के बीच रचनात्मक सहयोग और बढ़ेगा। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर बड़ी प्रगति हुई है। तेल अवीव में दोनों देशों के बीच 17वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भारत और इजरायल ने एक प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिजर्व आमिर बराम ने की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक नया समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन किया है, जो आने वाले समय में रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और नीतिगत दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इस समझौते के तहत भारत और इजरायल अब उन्नत तकनीक साझा करेंगे। नए हथियार सिस्टम्स का संयुक्त विकास और उत्पादन करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। बैठक में दोनों पक्षों ने माना कि अब तक के सहयोग से दोनों देशों को बड़ा फायदा हुआ है। साथ ही आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने पर भी जोर दिया गया। भारत और इजरायल की रक्षा साझेदारी भरोसे और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है, जो लगातार और गहरी होती जा रही है। वहीं भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया है। आपसी भरोसे और विश्वसनीयता पर आधारित मजबूत संबंध बने हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि ये क्षेत्र में स्थायी समाधान का रास्ता बनाएंगी। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जरूरी है कि हम आतंकवाद के हर रूप और हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहें। वहीं इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भारत को ग्लोबल पावर बताया है। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. We have naturally been following developments in your region with very close attention. We welcome the return of the hostages and the remains of those who unfortunately lost their lives. India supports the Gaza peace plan
and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. अकुश जी, जो हम दोनों ही डेवलपमेंट देखें, इधर विदेश मंत्री की बैठक और उधर जो इजराइल में बैठक हुई और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, दोनों में ही आप क्या मानते हैं कि दोनों ही डेवलपमेंट्स ने एक और ज़्यादा रणनीतिक गहराई कहीं ना कहीं भारत और इजराइल के संबंधों को दी है और एक तरह से केवल रक्षा सहयोग तक सीमित अब ये संबंध नहीं माने जाएंगे बल्कि व्यापक सुरक्षा साझेदारी की दिशा में अहम कदम है? इजराइल हमारे लिए एक ऐसा साथी रहा है जिस पे हम हमेशा गर्व कर सकते हैं और आज हमारी जो सुरक्षा को लेकर के स्थितियां हैं और जो हम उससे खास तौर से रणनीतिक चीजें सीख रहे हैं वो अपने आप में बहुत विशाल और बहुत ही उसके व्यापक प्रभाव वाला मामला है। इसलिए इजराइल जो है वो हमारे लिए बड़ा साझेदार देश है और उनके विदेश मंत्री का जो आपने अभी बयान सुना उसमें उन्होंने जो शब्द कहा कि भारत अब ग्लोबल सुपर पावर है, बिल्कुल भारत अब ग्लोबल सुपर पावर है, ये एक रिकॉग्निशन, ये एक बात जो है वो सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं है बल्कि एक सच्चाई की तरफ ले जाने वाला मामला है। और इजराइल से हमने सिर्फ रक्षा में नहीं कृषि में भी बहुत कुछ सीखा है जिसकी वजह से आज हमारी कृषि की जो संबंधता है और जो तकनीकी है वो बढ़ रही है। तकनीकी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि इजराइल में जैसे पानी को लेकर के जो काम उन्होंने किया और जो हमने उनसे सीखा, पानी का समुचित उपयोग और जो पानी का कम से कम इस्तेमाल करके बड़ा काम किया, वो इजराइल की देन है और वहां से हम आगे उसको लेकर के आए हैं। ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा था लेकिन अब इजराइल के साथ हमारे संपर्क और संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इजराइल ने अपनी एक छोटा सा देश होने के बाद भी जिस तरीके से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया है ये अपने आप में बहुत गौरवशाली है। हम उससे सीख भी रहे हैं और उससे उनको हम वापसी भी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से संबंध हमारे हर हाल में और मजबूत होने चाहिए ताकि हम देश को और आगे ले जा सके। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध अब कूटनीतिक बयानों से बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं और ये वास्तविक भू राजनीतिक हकीकत बन चुके हैं और ये जो डेवलपमेंट है जाहिर तौर पर एक नई दिशा दोनों देशों के संबंधों को देंगे। अक्कू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सुप्रभात का हिस्सा बनने के लिए, इन तमाम खबरों पर अहम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वास जताया है कि सरकार मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हीरक जयंती समापन व्याख्यान दिया और इसके बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला चला उसके दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आज के युग में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, एआई से नुकसान है तो फायदा भी है। At a time when India is moving fast on so many different parameters, largely they are all economic. Of course, India and its population, India and its location in a global map have strategic significance. But India stands together today and stands tall and stands distinctly on its feet is because of the economic strength of India. I'm not saying we've become developed. I'm not at all saying we've become developed. Viksit Bharat is ahead of us, 2047, just 2 years before you celebrate 100 years.
But we are on a course. We are now today standing up to say, my economy is now strong enough. Tell me, what do you talk? What is it that we are discussing globally? And tell me where I should be. And tell me why I'm wrong if I protect my interest. So you're able to articulate all this because of the strength of our economy. All of us should believe in ourselves. We should believe in our economy. I was very interested and also amused to hear the Vice Chancellor speak that we need to see the numbers for what they are. Look at the numbers. Just don't look at the numbers, but analyze them. Without technology today, your land, labor, capital are all going to go away or lie where they are, because unless technology comes to play, whether it is in the identification of a piece of land which a small farmer holds, or whether it is in the manufacturing sector, where now increasingly with artificial intelligence coming into play, your manufacturing models are all changing. AI is coming. Some are fearing AI. Will it set people out of jobs? Will it throw people out of jobs? Equally, there are people who are using AI to create innovative solutions for all of persisting problems, whether it is infrastructure, civic infrastructure, or any other medical devices and so on. रक्षा थिंक टैंक भारत शक्ति द्वारा आयोजित इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में एक बातचीत के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों ने कुछ और सबक सीखे हैं और उन्हें नियोजित थिएटर कमांड मॉडल में शामिल करने की ज़रूरत है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मई में किए गए निर्णायक सैन्य अभियान के बाद हमें पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी ISR खुफिया निगरानी और टूही और गतित संचालन क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि नई सामान्य स्थिति होगी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। SIR के नए चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल होंगे। इनमें से तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हर मतदाता जिसका नाम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में दिखाई देता है, उन्हें एक विशिष्ट गणना फॉर्म प्राप्त होगा, जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा और इन फॉर्म का वितरण पहले ही शुरू हो चुका है। 100% गणना फॉर्म मुद्रित हो चुके हैं। 4 दिसंबर तक गणना चलेगी और मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को लंदन में प्रमुख विद्वानों से मुलाकात की और भारत की प्राथमिकता और दृष्टिकोणों पर आधारित विदेश नीति और रणनीतिक संवादों पर केंद्रित चर्चा की है। उन्होंने थिंक टैंक चाथम हाउस में विद्वानों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत के दौरान ब्रिटेन के प्रमुख वार्ताकारों के साथ भारत दुनिया से क्या चाहता है इस विषय से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की और इसके बाद लंदन के इंडिया हाउस में एशिया में बहुध्रुवीयता की गतिशीलता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विक्रम मिस्री सोमवार शाम उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए यहां पहुंचे, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर की हाल की द्विपक्षीय यात्राओं से रिश्तों में आई मजबूती को और मजबूत बनाना है। और इसी के साथ सुप्रभात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही और जाते जाते देखिए ब्रज रज उत्सव के कुछ रंग। इसके 10वें दिन मंगलवार की संध्या पद्मश्री हेमा मालिनी की अनुपम प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्ति और भाव से सराबोर कर दिया। मंच पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नृत्य नाटिका यशोदा कृष्ण का सजीव मंचन किया, जिसमें मां यशोदा के वात्सल्य और बाल कृष्ण की मोहक लीलाओं को अत्यंत भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। जाते जाते आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।